अगर तूने ये बात किसी से भी कही तो मैं तेरे बाप और भाई दोनों को ही जान से मार दूंगा, साथ ही साथ मैं तुझे भी जान से मार दूंगा। जैसे ही मेरी फ्रेंड ने ये नंबर ट्रू कॉलर पे चेक किया और जो नाम आया ना वो देख के शॉक हो गई, क्योंकि वो नाम किसी और का नहीं बल्कि हे एवरीवन, माय नेम इज सोनम मिश्रा। और आज जो मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो स्टोरी किसी और की नहीं बल्कि मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड की है, जो ट्रॉमा उसने फेस किया हुआ है एंड जो भी चीजें उसने मुझे बताई हुई है वो जस्ट मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और मैं नहीं चाहती उसका नाम यहाँ पे रिवील हो, इसलिए मैं उसको नाम दे रही हूँ श्रुति, जबकि उसका नाम कुछ और है। बेसिकली मैं और श्रुति एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, हम साथ में बड़े हुए हैं, हम साथ में स्कूल गए हैं, हमने साथ में बहुत सारी मस्तियाँ की हैं। लेकिन 8 क्लास के बाद जो है मैं मुंबई में शिफ्ट हो जाती हूँ एंड श्रुति गांव में ही रहती है। सो लगभग 4 से 5 साल के बाद हम सबकी लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया था जिसने हम सबके लाइफ को बदल के रख दिया था, और वो टाइम था कोरोना का टाइम, जिसे कोई भी अपनी लाइफ में नहीं भुला सकता है। लेकिन जो श्रुति है वो शायद उसे कभी भी नहीं भुला पाएगी, क्योंकि उसके लिए सिर्फ कोरोना ही नहीं बल्कि उस टाइम पे उसके साथ में बहुत कुछ ऐसा हुआ था जिसने उसकी पूरी जिंदगी को बदल के रख दिया था। तो बेसिकली जब कोरोना आया था तो उस टाइम पे मैंने जस्ट मेरा 12th कंप्लीट किया था और मैंने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया था। और जो श्रुति थी उसने अपना जस्ट 12th जो है कंप्लीट किया था साइंस से, और वो आगे जो है पढ़ना चाहती थी बट वो रुकी हुई थी एडमिशन के लिए, बिकॉज उस टाइम पे उसके जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी या फिर उसके घर की जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी वो इतनी अच्छी नहीं थी कि वो एडमिशन ले सके, या फिर आप ये कह सकते हो कि वो बस एक लड़की थी इसलिए उसकी फैमिली वाले उसको आगे नहीं पढ़ाना चाहते थे। कोरोना का टाइम चल ही रहा था कि उसी टाइम पे उसकी बुआ का जो है कॉल आता है उसके पापा को, और बुआ कहती है कि भैया मैंने एक बहुत अच्छा लड़का देख के रखा है। लड़का मुंबई में रहता है, बैंक में जॉब करता है, एक अच्छी पोजीशन पे है, 40 से 50 हजार रुपए जो है कमा लेता है महीने के, बहुत अच्छी फैमिली है, कोई भी दहेज नहीं लेने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो मेरे रिश्तेदारी में आता है, मैं उसे बहुत पर्सनली जानती हूँ। और ये सब सुन के जो है श्रुति के पापा बहुत ही ज्यादा खुश हो गए कि अरे वाह, इतना अच्छा रिश्ता मिल गया है। उन्होंने ये बात जो है श्रुति की मम्मी को कही और बाकी की फैमिली वालों को भी बता दिया। और सबको बस एक ही चीज नजर आ रहा था कि कोरोना का टाइम चल रहा है, इतना अच्छा लड़का मिल गया है, कोरोना का टाइम है मतलब बाराती नहीं आएंगे और कोई भी खर्चा नहीं होगा, प्लस इतना अच्छा लड़का मिल गया है तो शादी कर लेते हैं। जब बात श्रुति के पास में आई तो श्रुति ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि अभी मैंने जस्ट 12th पास किया है, आगे की मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे शादी नहीं करनी है। जब सारी फैमिली मिलके प्रेशर करने लग गई तो श्रुति करती भी क्या, उसने हाँ कह दिया, क्योंकि उसने जस्ट 12th पास किया था, वो पूरे 18 साल की भी नहीं थी। शादी हो गई, श्रुति ससुराल आ गई, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था लगभग 1 साल तक, जैसे नॉर्मल शादियों में चलता है। 1 साल के बाद अचानक से उसकी मामी का उसे कॉल आता है। मामी कॉल पे बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी, फ्रस्ट्रेटेड लग रही थी। मामी ने कॉल पे बस एक ही चीज कहा और वो बहुत ज्यादा रो रही थी कि मैं ना इस नंबर को बार बार ब्लॉक कर रही हूँ, फिर भी पता नहीं कौन सा ऐसा इंसान है जो ना अलग अलग नंबर से मुझे बार बार परेशान कर रहा है, और ना सिर्फ कॉल पे बल्कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह मुझे परेशान कर रहा है, बहुत ज्यादा गंदी बातें कर रहा है, बहुत अब्यूसिव तरीके से बातें कर रहा है। जरा ये नंबर चेक करना कि ये किसका है। श्रुति ने हाँ कहा और श्रुति ने फोन कट कर दिया और श्रुति ने ट्रू कॉलर लिया, और जब वो नंबर जो है श्रुति ने वहां पे डाला तो वो नाम जो आया वो देख के पूरी तरीके से शॉक हो गई, क्योंकि वो नाम जो था और वो जो नंबर था वो किसी और का नहीं बल्कि उसके खुद के हस्बैंड का था। आप सोचो, आप एक ऐसी शादी में हो जो आप नहीं करना चाहते थे, आपने वो शादी की जस्ट बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स, और आपका हस्बैंड आपको चीट कर रहा है, वो भी किसके साथ, आपकी मामी के साथ में, आपकी मामी को बहुत घटिया घटिया बातें कर रहा है। आप सोचो उसकी मामी उससे एज में कितनी ज्यादा बड़ी होंगी। वो जो टाइम था वो श्रुति के लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड टाइम था, लेकिन फिर भी श्रुति ने हिम्मत दिखाई। रात को जब उसका हस्बैंड सो गया तो उसने अपने हस्बैंड का फोन चेक किया, उसमें सिर्फ उसके मामी के साथ ही चैट नहीं बल्कि न जाने कितनी सारी लड़कियों
औरतों के साथ में चैट में जो कि बहुत ही अब्यूसिव तरीके से थे, जिसमें से कहीं-कहीं पे ऐसा था कि जहाँ पे सिर्फ़ उसका हस्बैंड ही इन्वॉल्व था, लड़की जो है पूरी तरीके से ना बोल रही थी या फिर गालियाँ दे रही थी। लेकिन कहीं-कहीं ऐसे चैट मिले जहाँ पे लड़की भी इन्वॉल्व थी और उसका हस्बैंड भी इन्वॉल्व था। ये सब कुछ देखने के बाद पूरी रात श्रुति को नींद नहीं आया, पूरी रात भर वो रोती रही। जैसे ही सुबह उसके हस्बैंड की आँख खुली, उसने सबसे पहला सवाल अपने हस्बैंड से ये पूछा कि अगर तुम्हें यही सब कुछ करना था तो तुमने मेरे साथ में शादी क्यों की? आप सोचो आपको क्या लग रहा होगा? उसके हस्बैंड ने उसे उस सवाल का जवाब दिया रहेगा? नहीं, जवाब तो दिया लेकिन थप्पड़ से। उस टाइम पे उसे इतना पीटा गया था कि उसकी आँखों के पास से, यहाँ होंठ के पास से, गर्दन के पास से, हर जगह से खून आ रहा था। उसे इतना मारा गया था, इतनी बुरी तरीके से मारा गया था और मारने वाला कोई और नहीं उसका हस्बैंड था। और ये सब के बाद जब अगेन से जो है श्रुति ने ये कहा कि मैं अब ये सारी चीज़ें अपनी फैमिली में बता दूँगी, तब उसके हस्बैंड ने उसे धमकी दी कि अगर तू ये सब कुछ भी जो है किसी के साथ भी शेयर करेगी, तो मैं तेरे बाप, भाई और तेरी पूरी फैमिली को जान से मार दूँगा। तुझे भी जान से मार दूँगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो जेल भी जाऊँगा, लेकिन मैं तुम सबको फिर ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा। ये सब कुछ सुनने के बाद जो है श्रुति बहुत बुरी तरीके से घबरा गई थी क्योंकि वो 18 साल की भी नहीं थी और ना ही वो मुंबई जैसे एरिया में रही हुई थी। वो सिर्फ गाँव में रहने वाली एक बहुत ही सिंपल और बहुत प्लेन सी लड़की थी जिसे ये सारी चीज़ों का कुछ भी पता नहीं था। वो डर गई और उसने ये चीज़ें किसी के साथ भी शेयर नहीं की। श्रुति को अब ये लगने लग गया था कि एक दिन आएगा जब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने की जगह और भी चीज़ें खराब होने लग गई। श्रुति के हस्बैंड ने उसका फ़ोन अपने अंडर में ले लिया। उसका व्हाट्सएप से लेके इंस्टा आईडी सब कुछ उसके फ़ोन में लॉगिन था। श्रुति किसके साथ में बात करती है, किससे क्या चैट करती है, सब कुछ उसे जानना होता था क्योंकि उसे इस चीज़ का डर था कि श्रुति कहीं कभी किसी के साथ में वो सारी चीज़ें शेयर ना कर दे जो उसे नहीं करना चाहिए। इस वज़ह से उसने श्रुति का पूरा फ़ोन अपने अंडर में ले लिया था और ये सब के अलावा वो श्रुति को मुंबई जैसे एरिया में सुबह के टाइम पे जब वो जॉब पे जाता था तो बाहर से लॉक करके जाता था एंड जब घर पे आता था तब वो लॉक को ओपन करता था। मतलब पूरे दिन जो है श्रुति सिर्फ़ घर पे होती थी और अकेली होती थी और ये सारी चीज़ें वो किसी के साथ में शेयर भी नहीं कर सकती थी। और बात तो और आगे तब बढ़ गई जब उसका हस्बैंड धीरे-धीरे जो उसके फ्रेंड्स हुआ करते थे या फिर जो उसकी गर्लफ्रेंड्स हुआ करती थी, उन सबको श्रुति के सामने, श्रुति के ही घर पे लेके आने लग गया। मतलब आप सोच सकते हो आपका हस्बैंड आप जब आ रहा है घर पे जॉब से, वो किसी और फीमेल को वो भी 1 नहीं 2-2 3-3 4-4 को वो साथ में लेके आता था। श्रुति को उनके लिए चाय, कॉफ़ी, नाश्ता सब कुछ बनाने के लिए कहता था और श्रुति की जो इज़्ज़त होती थी उन सब के सामने, वो जस्ट एक नौकरानी के माप की होती थी या फिर सिर्फ़ एक नौकरानी जितनी होती थी। और ये सब के बीच में जब भी श्रुति अपने हस्बैंड से कोई भी सवाल करती थी या फिर कुछ भी कहती थी, तो श्रुति को आंसर मिलने की जगह पे उसे मिलता था सिर्फ और सिर्फ मार, बहुत सारा मार। और ये सब सह-सह के श्रुति बहुत बुरी तरीके से परेशान हो चुकी थी। उसने बहुत ट्राई किया कि उसके हस्बैंड इस ये सारी चीज़ें छोड़ दें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक टाइम आया जब उसके ससुर की जो फादर इन लॉ होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है और ये सब के लिए श्रुति एंड श्रुति का हस्बैंड जो है गाँव में आते हैं। वहाँ पर भी जो भी 16 डेज़ का जो भी होता है रिचुअल वो फ़ॉलो किया जाता है एंड उसके बाद उसका हस्बैंड श्रुति को गाँव में छोड़ के और मुंबई जाने से ठीक 1 रात पहले बहुत सारा पीट के उसके बाद जो है वो मुंबई में चला आता है और श्रुति से लगभग 1 महीने हो चुके थे, उसने कोई भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं की थी, श्रुति गाँव में अपनी सास के साथ
लगभग 3 से 4 साल होने आए थे श्रुति की शादी को एंड श्रुति अब जो है गाँव में थी, उसका हस्बैंड के साथ कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं था। श्रुति को ऐसा लगा कि शायद अब मैं किसी के साथ जो है शेयर कर सकती हूँ या फिर शेयर करना वो ज़रूरी समझ रही थी, क्योंकि उसे अब ये चीज़ समझ में आ गया था कि मेरा हस्बैंड अब सुधरने वाला नहीं है और ऐसे ज़िंदगी नहीं काटी जा सकती है। सो उसके सामने किसी का नंबर आया और वो नंबर था मेरा। उसने मेरे साथ में कॉन्टैक्ट किया। पहले तो स्टार्टिंग में वो सिर्फ़ मुझसे स्टडी के बारे में पूछ रही थी, क्योंकि उसे ऐसा था कि मैं आगे की पढ़ाई कैसे करूँ, क्या करूँ? ये सारी चीज़ें उसने मुझसे पूछा। मैंने वो सारी चीज़ें उसे क्लियर की। उसके बाद धीरे-धीरे उसने बातों ही बातों में वो सारी चीज़ें बताई, जो कुछ भी उसने ये 3 से 4 साल में फेस किया है। और ये सब के अलावा उसने अपने हस्बैंड के चैट्स भी मुझे शेयर किए, जो उसने किसी और लड़कियों के साथ में किए हुए थे, जिसे देखने के बाद मैं ना पूरी तरीके से शॉक हो गई थी, जबकि मैं उसके हस्बैंड को पर्सनली जानती भी नहीं हूँ। आप सोचो उसकी वाइफ पे कितना कुछ गुज़रा रहेगा, इतने बुरी तरीके से वो चैट्स थे। इतना सब कुछ देखने के बाद मेरा दिमाग जैसे काम करना ही बंद कर दिया था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ या फिर उससे क्या कहूँ? सो मैंने उससे बस एक ही चीज़ कही कि श्रुति देख, ऐसे तो लाइफ नहीं कटने वाली है, और अगर तू ये सोच रही है कि ये जो इंसान है ये सुधर जाएगा, तो मैं ये लिख के दे रही हूँ कि ये कभी भी नहीं सुधरने वाला है और ऐसे लाइफ नहीं जी जा सकती है, कि आप एक ऐसी जगह पे फँस गए हो जहाँ पे आपको प्यार छोड़ो, प्यार दूर की बात है, आपको हर दिन ज़लील किया जा रहा है, हर दिन मारा-पीटा जा रहा है। आप अपने ही हस्बैंड को किसी और फीमेल के साथ में, किसी एक, वो भी एक नहीं मल्टीपल फीमेल्स के साथ में जो है आप इन्वॉल्व होते हुए देख रहे हो। तो ये सबसे अच्छा है कि सेपरेट हो जाओ, अपनी जगह पे जाओ, अपनी अच्छी लाइफ जियो, पढ़ो-लिखो, आगे लाइफ में कुछ करो। और यही सेम सजेशन जो है मैंने श्रुति को दिया। श्रुति को ये सजेशन अच्छा भी लगा। अब श्रुति को चाहिए था डाइवोर्स, बिकॉज़ वो नहीं रहना चाहती थी अपने हस्बैंड के साथ में, बट उसे ऐसा था कि मैं मुंबई इफ आ रही हूँ तो मैं कैसे आऊँगी, क्या करूँगी, ये सारी चीज़ें उसे बस जानना था। फीस का कितना पैसा लगेगा, जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सब कुछ सारी चीज़ें जो उसे मुझसे क्लियर करनी थी, वो मैंने उसे क्लियर करके दिया। मैंने ये भी कहा कि देख, थोड़े टाइम की बात है, तुम मेरे घर पे आके रह लेना, और ये चीज़ मैं कभी किसी को ये सामने जो है बाहर नहीं आने दूँगी। तुम यहाँ पे आके रहना, धीरे-धीरे अच्छे से पढ़ाई-लिखाई करना, तुम्हारी जॉब भी मैं ट्राई करूँगी कि तुम्हें कुछ ना कुछ जॉब जो है लगवा दूँ, और वो जॉब से तुमको अर्निंग होगी तो फिर तुम अपना रेंट पे घर ले लेना, और धीरे-धीरे ऐसे इस तरीके से लाइफ जो है तुम्हारी धीरे-धीरे जो है सेटल होती जाएगी, या फिर मैं कहूँ कि ट्रैक पे आ जाएगी। उसने उस चीज़ के लिए हाँ भी बोला था एंड वो रेडी भी हो चुकी थी पूरी तरीके से मुंबई आने के लिए, वो भी अकेले। बट फिर मुझे नहीं पता है क्या हुआ, अचानक उसका नंबर ब्लॉक हो गया। मैंने उसे हाय का रिस्पॉन्स दिया था, बिकॉज़ उसने मुझे एक डेट दी हुई थी कि वो डेट पे जो है वो आने वाली है, या फिर उस डेट पे वो मुझे टिकट का जो है प्राइसिंग या फिर ये सब कुछ था, वो सब कुछ शेयर करने वाली थी। बट जब उस डेट पे जब मैंने उसे उसका कुछ सामने से रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैंने उसे सामने से मैसेज किया। उसने मुझे ये चीज़ भी मना किया था कि तू कभी ऐसे सामने से मैसेज मत करना, क्योंकि उसका हस्बैंड उसका फ़ोन जो है वो अपने अंडर में रखा हुआ है। तो मैंने उसे हाय की, फिर मैंने उसे हाय किया, मुझे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिखा। 1 दिन नहीं दिखा, 2 दिन नहीं दिखा, 3 दिन नहीं दिखा, 4-5 दिन, और लगभग ऑलमोस्ट 1 मंथ होने आया और वहाँ से मुझे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिखा। इट मीन्स मुझे समझ में आ गया था कि वो नंबर पे या तो मुझे ब्लॉक कर दिया गया है, या तो वो नंबर ही जो है बंद कर दिया गया है, बिकॉज़ मैंने उसका एक सेकंड नंबर है जिस पे उसका हस्बैंड जो है एक्टिव रहता है। तो वहाँ पे उसकी फ़ोटोज़ आ रही थी उसके हस्बैंड के साथ में, तो मुझे समझ में आया कि मेबी शायद से उसका हस्बैंड जो है गाँव में पहुँच गया है, और एक बार वो फिर से जो है ट्राई कर रहा है कि उसकी जो वाइफ़ हो, वो फिर से उसके अंडर में आ जाए, या फिर वो झूठा प्यार का नाटक एंड ऑल। फिर जब सामने वाले ने मेरे से कॉन्टैक्ट नहीं किया है, और मैं ऐसे किसी को जो है डाइवोर्स लेने के लिए या फिर उस रिलेशनशिप से निकलने के लिए सजेस्ट ऐसे डायरेक्टली तो नहीं कर सकती हूँ, जब तक आपका खुद का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। उसने उस टाइम पे खुद के लिए स्टैंड लिया था, बट बाद में फिर से उसने बैक स्टेप ले लिया, बिकॉज़ उससे ऐसा लगा कि मेबी शायद से उसका जो हस्बैंड है वो बहुत अच्छा बन चुका है या फिर सुधर चुका है एंड ऑल। सो वो आप सबको खुद को क्लियरली ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि वो कितना सुधरा रहेगा और कितना नहीं। बाकी यही थी स्टोरी, और मैं आप गर्ल्स को या फिर जितने भी गर्ल्स हैं जो भी ऐसे बहुत अर्ली एज में मैरिज कर लेते हैं, वो चाहे लव हो या फिर अरेंज हो, मैं आप सबको यही सजेस्ट करनी चाहूँगी कि देखो,
शादी जो होता है ना, ये बहुत बड़ा चीज़ होता है। लाइफ में आपका सबसे बड़ा डिसीज़न होता है। आप प्रॉपर्टी डील कर रहे हो, आप बिज़नेस डील कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उन सबसे ऊपर का जो डिसीज़न होता है, वो होता है शादी। क्योंकि आगे की जो एंटायर लाइफ है ना, वो उसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी अच्छी होने वाली है या फिर खराब होने वाली है। अगर आप किसी एक ऐसे पर्सन से शादी कर रहे हो, जो इस तरीके का पर्सन हो, या फिर आप लव मैरिज करो या फिर अरेंज मैरिज करो। अगर ये सब कुछ फ्यूचर में आप फेस करोगे, बिलीव मी, आपको लगेगा आपकी पूरी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। तो जभी भी आप शादी करो, वो चाहे अरेंज हो या फिर लव हो, सोच समझ के, बहुत अच्छे से सोच समझ के टाइम लो, बहुत सारा टाइम लो, 2 साल लो, 3 साल लो, 4 साल लो, सोचने के बाद किसी पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये लायक नहीं है शादी के, या फिर आपको नहीं करनी है किसी से शादी, मत करो। सिंगल लाइफ जियो, अच्छे से खाओ पियो, अच्छी तरक्की करो, उतना ही बस है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।